कॉलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। कॉलिनर्जिक ड्रग्स में इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड SAR ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन का SAR हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। You all must be knowing what are agonist and what are antagonist. मैंने वो जो दिया है आपको assignment इसी से related है, because there are certain points I want you people to understand. I'm sure most of you must be knowing all these things, लेकिन recall करवाने के लिए ये assignment दिया गया है, ठीक है। Because in the last year also बच्चों को थोड़ा सा confusion था, तो मैंने वो clear कर दिया था. So let's start. Cholinergic receptor agonist. What are agonists? अब cholinergic agonist है, इसका मतलब क्या हुआ कि all those compounds which mimic the action of acetylcholine, ठीक है, जो acetylcholine के action को mimic कर रहे होते हैं, they are cholinergic agonist. Examples अभी आप देखोगे, एक तो खुद acetylcholine है, फिर बेथेनिकॉल है, पाइलोकार्पिन एक्सेट्रा, ये सारा हो जाता है। अच्छा, इनका क्या प्लस पॉइंट है कि ये इनकी नॉर्मल एजेंट की इंडिकेशंस आती हैं where they can be used is myasthenia gravis, अल्जीमिया डिजीज में भी यूज होते हैं, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड एज दे आर cholinergic receptor agonist, cholinergic receptors के लिए हैं, तो it means they can act on both muscarinic and nicotinic receptors, but they have more affinity towards muscarinic receptors, ठीक है। जहाँ तक पूरा कंपाउंड से ताल्लुक है, जो कि बीवीबी में एंटर होते हैं, यू ऑल नो अबाउट इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वैसे तो मस्कुलिन रिसेप्टर का भी माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए है यूज, लेकिन निकोटिनिक का भी यूज हो रहा होता है। बाकी ग्लूकोमा है, मैंने अभी जैसे कि बताया, और अल्जीमियर्स डिजीज वगैरह हैं, वहाँ भी इंडिकेट होते हैं। अच्छा, एक चीज और, एडनर्जिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट जो हैं, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल जैसे कि एसिटाइल कोलिन काम कर रहा होता है। इनका स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर होता है एसिटाइल कोलिन से, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वील स्टडी हियर कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस करके एगोनिस्ट बनाए गए थे, ठीक है। As in the last point has been indicated कि भाई cholinergic agonists are usually designed in such a way that they have a bulky group as a steric shield which protect the compound from enzymes. The steric shield must be large enough to hinder hydrolysis and small enough to fit the binding site. समझ रहे हैं इस बात को? अरे भाई बच्चों, मौजूद भी हो या बस साइन इन होके इधर उधर भाग गए हो, कहाँ हो? हाँ, मीडियम साइज तो हो, लेकिन असल देखो, व्हाट इज द मेन टारगेट? द मेन टारगेट इज टू प्रोटेक्ट योर ड्रग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से बचाना भी है, और उसका जो एक्टिव, हाँ बिल्कुल, के इट हैज टू गो एट द बाइंडिंग साइड एंड इट हैज टू bind with the receptor side. So for that purpose, first of all, you have to protect your drug, and secondly, when it reaches the target site, then up till then it is protected from hydrolysis, and then it must be able to bind at the receptor side perfectly so as to produce the pharmacological action. सही है मेरे बच्चों? आगे चलो। अच्छा, अब एगोनिस्ट ड्रग जो है उनमें से कुछ देख लेते हैं। आई रिपीट, SAR, sorry, structures, you have to learn structures of only those drugs of which you will study the structure activity relationship. ये स्ट्रक्चर्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप उनकी वर्किंग को, वो किस तरह से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज को समझ सको। तो ऑक्सोट्रोमोरिन, जस्ट हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। यहाँ पर भी एक ब्रिज है, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ
क्वाटरनरी अमोनियम जो था वहां पर उन्होंने एक रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फिर ऑक्सीसाइक्लिक ग्रुप जो है वहां पर भी इन्होंने एक रिंग लगाया हुआ है 5 मेंबर्ड, ठीक है। तो ऑक्सोट्रिमोरिन इज आल्सो अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। बिल्कुल, पायरोलिडीन रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन इन इट। अच्छा जी, अल्जीमर डिजीज में होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। एज सच इसमें एक्सप्लेनेशन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगी जो कि जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ चीज़ एक्सप्लेन करने की है। मेरोकुलिन इट इज़ नॉट दैट मच इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। असल पे आ जाओ एसिटाइल कोलिन क्लोराइड, इसके बारे में बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं रहती। एसिटाइल कोलिन के बारे में आप अच्छा खासा पढ़ चुके हो। इट इज़ ऑफ कोर्स एसिटाइल कोलिन क्लोराइड इज अ कोलिनर्जिक ड्रग एगोनिस्ट है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इसका भी होता है ऑफ कोर्स, वो आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस हो जाता है जब बस वन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इट इज लिबरेटेड, रिलीज होती है इसकी, एंड देन इट इज डिग्रेडेड। और adverse effect related when given systemically is bronchial constriction. Any question till now? बेटा कोई सवाल है या आगे चलूं? क्लियर है, ओके। अच्छा जी, अब आ जाओ मेथाकोलिन क्लोराइड। अच्छा, मेथाकोलिन क्लोराइड इज आल्सो अ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में और एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में क्या रिजेम्बलेंस है या क्या फर्क है? देयर इज अ methyl group at the beta position. Just have a look. मैंने बताया था इथाइलिन ब्रिज जो आता है बिटवीन ए साइक्लॉक्सी एंड क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, बीच में जो इथाइलिन ग्रुप आता है, ब्रिज आता है, इथाइलिन ब्रिज में यहाँ पर बीटा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप अगर एसिटाइल कोलिन के ऊपर बीटा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो यू विल गेट मेथाकोलिन क्लोराइड। And what is methacholine chloride? It is the acetyl ester of beta methylcholine. ठीक है, अच्छा। देन रेसमिक मिक्सचर होता है, लेकिन एस आइसोमर जो है उसके पास एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो रेशियो है इनके एनांशियोमर्स का, तो उसमें मस्कुलिनिक पोटेंसी किस में होगी, किस रेशियो में होगी? दैट इज 240/240:1 में, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट वाज द रीजन ऑफ the development of this drug, that is methylcholine chloride, to क्या लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा हुआ है इस पे, टू ओवरकम द इंस्टेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यानी कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस और अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, देयरफॉर अ स्टेरिक शील्ड वाज एडेड, ठीक है। एंड दिस स्टेरिक शील्ड इज in the form of methyl group at beta position. Is it clear, beta? एंजाइम डिग्रेडेशन, यस जी बेटा। कार्बोकोल आ गया अब। अच्छा जी, अब कार्बोकोल में क्या है, कार्बोकोल को देखें। इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप एट ए साइक्लॉक्सी ग्रुप जो है, दैट इज दिस वन। सो इंस्टेड ऑफ मिथाइल ग्रुप अमाइन जो है वो एक अमाइन लगा दिया गया था। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि मिथाइल एंड अमाइन आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज, so they can replace each other so as to bind at the binding site, ठीक है। तो इट मीन्स क्योंकि इनका साइज अप्रोक्सीमेट सेम होता है, तो मिथाइल ग्रुप की जगह अमाइन ग्रुप लगाया जा सकता है, सो दैट्स टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन।
अच्छा, नाउ इट इज मोर स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बात करें तो यू कैन से कि कार्बोकोल इज मोस्ट, देन कम्स मेथिकोबॉल, सॉरी मेथिकोबॉल कह रही हूँ, मिथाइल कोलिन, एंड देन कम्स द एसिटाइल कोलिन। सही है। बाकी तो पढ़ने वाली चीज है, याद करने वाली, समझाने वाली मैंने बता दी है। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू बेटा? कोई सवाल है? आगे चलना है? ओके, पाइलोकार्पिन। मेजर जो है वो मैंने आपको बता दिए। मेजर में आते हैं आपके ये तीन तो खास तौर पे ड्रग्स हैं, एसिटाइल कोलिन है, मेथाकोलिन है, कार्बोकोल है। ये तो मेजर थी। अब बाकी जो आ जाती हैं देख लें इनको। मैं बार बार एक बात बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी ड्रग्स हैं, इनको देख लेना ज़रा। पाइलोकार्पिन नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। एल्कोलाइड है जो कि पाइलोकार्पस श्रब से निकलती है। दे एक्ट, क्योंकि जितने भी ये हैं एगोनिस्ट हैं, दे M1 से M5 पे कहीं ना कहीं बाइंड हो रही होती हैं। तो पाइलोकार्पिन एंड सिमिलीन हाइड्रोक्लोराइड दोनों दे बाइंड एट M3 रिसेप्टर। ठीक है बेटा? अच्छा जी, बेथनिकॉल जो है, बेथनिकॉल का हाँ, नो डाउट इट इज़ अ बेटर drug as compared to the some others because it is more stable and it is quite similar to methacholine. अच्छा, so this was, ये क्या हुआ? This was right now we studied cholinergic agonist. सही है। agonist मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, या सच कुछ इसमें बात नहीं है। what you have to remember is that the cholinergic agonist have the structure quite similar to that of क्या नाम है अपना, acetylcholine है, and certain changes have been done in the structure of acetylcholine so as to develop new drugs which can act as uh, cholinergic agonist. और क्या क्या changes की गई थी? Either by substituting a methyl group at beta position or replacing the methyl at acycloxy with amine. ठीक है, ये हमने देखी थी। अच्छा, ऑक्सोट्राइन जो सबसे पहले पढ़ी थी उसमें बेंजीन रिंग वाज, सॉरी, पायरोजीन रिंग वाज एडेड, रिप्लेस्ड, ऐड तो नहीं किया था, रिप्लेस किया था क्वाaternary अमोनियम को, वो ग्लूकोज से। So this was all about cholinergic agonist. Now we'll start with antagonist. अच्छा, the assignment given to you is also related to agonist and antagonist binding activity, binding capability उसकी कितनी होती है. So I want to know which of the two have more proper binding capability. Capability किसकी ज़्यादा है अच्छी तरह bind करने की? मैम पॉइंट टू रिपीट, सॉरी बेटा मैंने हरीम अभी देखा आपका, ये मैसेज मैंने देखा ही नहीं था। हरीम का है पॉइंट टू रिपीट। बेटा कौन सा पॉइंट टू रिपीट करूं? मैंने बिल्कुल नहीं देखा, अभी देखा है आपका। कार्बोकोल का, अच्छा एक मिनट देखती हूँ। It is more pharmacological activity similar to acetyl but hydrolysis, hydrolyzed slowly than acetylcholine. कार्बोकोल का बताया गया है बेटा, इसका सिंपली यह है कि ये जो चेंजेस की गई थी, सो इट हाइड्रोलाइसिस उससे जो मुकाबले में है, क्या नाम है अपना, एसिटाइलकोलिन के मुकाबले में इसकी हाइड्रोलिसिस जरा स्लो होती है। दैट इज एसिटाइलकोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड क्विकली, सो कार्बोकोल जो है वो, और इससे पहले एक और ड्रग पड़ी थी मेथिकोलिन। ये तीन ड्रग्स पढ़ी है ना बेटा आपने, तो ये मैंने बताया था कि ऑन बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी यू कैन कैटेगराइज के मोस्ट स्टेबल ऑफ इट। ये तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेथिकोल को, लेकिन स्टिल कार्बोकोल आता है, उसके बाद आपका आता है मेथिकोलिन, और उसके बाद आपका एसिटाइलकोलिन आता है। सही है। तो इट इज मोर स्टेबल टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू अपना ये एसिटाइलकोलिन, ये कह रही थी मैं।
चलो जी। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी आपसे, जो भी जवाब दे दे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस इन द बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ऐसे ही कोई रफ आइडिया कोई दे सकता है? उसामा, एनी आइडिया? चलो खैर छोड़ो। अच्छा भाई, एगोनिस्ट क्या, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो एक्शन को एंटागोनाइज कर रहे हैं, सही है, हमें एंटागोन है एक्स्ट्रा ग्रुप, bulky structure bind irreversibly, and covalent bonding is strong. Different site of binding like active site or allosteric site. सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि बाइंडिंग कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, एगोनिस्ट की या एंटागोनिस्ट की, तो अब आप लोग क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंटागोनिस्ट की हमेशा बाइंडिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वाइल डेवलपिंग एन एंटागोनिस्ट एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट्स को यूटिलाइज किया जाता है। हमेशा एंटागोनिस्ट बनाने में एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट्स को कवर किया जाता है, सो एज टू गिव अ कंप्लीट, प्रॉपर एंड कंफर्म्ड बाइंडिंग, ठीक है। तो व्हाट इज एन एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन बाइंड टू अ रिसेप्टर विदाउट एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स, यानी कि वो रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, डज नॉट एक्टिवेट द रिसेप्टर, ब्लॉक द। अच्छा, यही वजह है, अब आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि यही वजह है कि आपके पास व्हाई द एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट्स आर कवर्ड व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट डेवलप करते हुए एक्स्ट्रा, ताकि कहीं से भी एगोनिस्ट के लिए चांस ही नहीं बचे कि वो आके बाइंड कर सके, एंड प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ द नेचुरल लिगेंड ऑफ द रिसेप्टर। द केमिकल स्ट्रक्चर डज नॉट नेसेसरीली मिमिक द नेचुरल लिगेंड स्ट्रक्चर। बहरहाल, ये जो है कुछ चीजें जो एंटागोनिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं। देन एंटागोनिस्ट इज जनरली बल्कियर। नॉर्मली जो बाइंडिंग साइट है, इफ यू रिमेंबर वाइल स्टडिंग द एसएआर ऑफ एसिटाइल कोलिन, उसमें एक पॉइंट था, कौन है ये बच्चा, क्या रिपीट करना मेरा बेटा, बेटा बेटी कौन हो भाई, रिपीट कर दो। ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की जो बात हो रही है उसकी बात कर रहे हो? हाँ, दोबारा सुन लो बेटा। आई वॉज टेलिंग कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में, ये देखो अब मैं बता तो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ यहाँ डिस्कस हो रहा है, जो जिसका भी जवाब आ रहा है उठा के सब लिख दो। एक चीज प्लीज, अभी मौजूद तो थोड़ा ही हो, लेकिन ऑफ कोर्स आगे तो ट्रांसफर हो ही जाएगी बात। प्लीज क्लास में एक चीज अनाउंस कर देना कि असाइनमेंट जो है वो लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी, क्योंकि आप एमएस वर्ड पे बना के लगाओगे ना वहाँ पर, तो नॉट मोर देन हाफ ऑफ द पेज शुड बी यूटिलाइज्ड। आधा पेज बस भरना, इससे ज्यादा नहीं, सही है, राइट। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट की अगर बात की जाती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में से ज्यादा प्रॉपर बाइंडिंग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग किसकी होती है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एंटागोनिस्ट की होती है। क्यों होती है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग? बिकॉज इट ऑलवेज यूटिलाइजेस द एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट एंड द इन्वॉल्व बाइंडिंग साइट्स आर प्रॉपरली कवर्ड, ग्रिप उसकी अच्छी होती है, सही है। इफ यू रिमेम्बर, वही बता रही थी कि जब हम वो पढ़ रहे थे अपना, क्या नाम है उसका, एसिटाइल कोलिन का मिथाइल ग्रुप स्पेस, हाँ राइट सामा, अब समझ में आ रही है जो सब मैं बार बार पूछना चाह रही थी, उसमें था। अब जरा सा उसको देख लो एक बार, क्या नाम है उसका अपना, एसिटाइल कोलिन के एसएआर को देखो तो बात समझ में आएगी। कहाँ चला गया एसिटाइल कोलिन का एसएआर? इस एसाइक्लोक्सिन में तो नहीं होगा, ये तो उसमें होगा मेरे ख्याल में। हाँ, on replacing the three methyl groups by ethyl group, the resulting compound will start acting as an antagonist. इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग साइट में इंस्टेड ऑफ मिथाइल अगर इथाइल ग्रुप चला जाता है, इसका मतलब है देयर इज इनफ स्पेस फॉर इथाइल ग्रुप। मिथाइल तो लगा हुआ था एगोनिस्ट पे, लेकिन अगर मिथाइल की जगह इथाइल जाता है तो इसका मतलब है देयर इज इनफ कैपेसिटी for two carbons instead of one, and if that whole binding site is involved, is covered,
then that compound will start acting as an antagonist. Proper coverage वो दे रहा होता है, तो it will start acting as an antagonist. Clear है? दोबारा वहां थे जहां से आए थे, आ गए, कहाँ थे हम? ओके, ये तो पढ़ लिया भाई, कहाँ चले गए? ये आ गया सही है। तो दिस इज व्हाट एंटागोनिस्ट डू। इट्स जनरली बल्कि नॉर्मली वहां पर नॉर्मली एक एंटागोनिस्ट जो होता है उसमें लगाया इनके एज कम्पेयर टू सेम साइट ऑफ, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लगाया क्या जाता है वहां पर एक बल्कियर ग्रुप, और बल्कियर ग्रुप कौन सा हो सकता है? एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है। Cholinergic antagonists are used preoperatively to reduce secretion. क्योंकि cholinergic का बताया था उसमें secretion भी आ जाती है। जो आपने M1 से M5 पढ़ा था उसमें एक glandular receptor था, एक neural receptor था, cardiac था, याद है ना? ये सब पढ़ा था। चलो, अच्छा, अब मस्कुलिन रिसेप्टर जो है वो सेलेक्टिव भी हो सकता है और नॉन सेलेक्टिव भी हो सकता है। दोनों की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, नॉन सेलेक्टिव कौन सा, सेलेक्टिव कौन सा, सबके नाम भी लिखे हुए हैं, वो भी देख रहे हो। पायरेनसिपाइन, सॉरी। इसी तरह जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर है उसके एंटागोनिस्ट, वो या तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए क्या नाम है अपना ये एंटागोनिस्ट जो है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, इनकी अगर आप देखो क्लासिफिकेशन देखो तो इसमें बहुत वाइड क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। दे कैन बी नेचुरल अल्कलॉइड्स भी होते हैं, ट्रोपीन डेरिवेटिव्स भी होते हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटी सेक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक। हाँ, ये क्या हुआ, एन एंजाइम एंटागोनिस्ट बाइंड टू साइट एंड मेम्ब्रेन सेपरेट बाइंड सेम साइट एंटागोनिस्ट और एनी अदर साइट कैन सेलेक्ट बाय एंटागोनिस्ट। अच्छा, इन एंजाइम एंटागोनिस्ट, हाँ, फिर अल्कलॉइड्स वगैरह हैं, सही। क्या कशा क्या कह रही है, जरा मैं इसको देखूँ, इसको चला गया मैसेज। देखो बेटा, अक्सर तो ये होता है कि वही बाइंडिंग साइट अवेलेबल होता है जहां पर आपका एगोनिस्ट बाइंड कर रहा होता है। अगर वही अवेलेबल है तो उस साइट को इतनी अच्छी कवरेज देनी होती है, प्लस द एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट्स आर आल्सो कवर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट्स भी होता है, और वो आपका जो साइट है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, उसके ऊपर भाई कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव आपने पढ़ा है, तो होता क्या है उसमें, उसमें यही हो रहा होता है ना कि व्हेन इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर जो अपना वो है आपका एगोनिस्ट है, उसके आने से पहले ही एंटागोनिस्ट आके बाइंड कर जाता है। बेटा कहकशा कुछ क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, अब मैं क्या बता रही थी, मैं एंटागोनिस्ट, हाँ, हम एंटागोनिस्ट पढ़ रहे थे, तो मैं एंटागोनिस्ट बता रही थी कि सारी टाइप्स हो सकती हैं। क्वाटरनरी कुछ कंपाउंड्स, टर्शियरी अमाइंस भी आ जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ मैंने क्लासिफिकेशन कुछ लिखी है। सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव जो है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट भी लिखनी है, जो एल्कलॉइड से आते हैं कुछ उनके भी नाम लिख दिए हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट भी लिखे हैं, बेसिक जा रहे हैं, सही है। रिड्यूस सिक्रीशन तो जाहिर है सबसे पहले आता है, मोटिलिटी को कम करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, ये जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। हाँ, दीज एजेंट्स कैन बी यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोटिक, तो कुछ एंटी स्पाज्मोटिक भी। मैम एगोनिस्ट सिर्फ एक्टिव साइट पे बाइंड होगा और एंटागोनिस्ट बोथ साइड्स पे। देखो बेटा, यहाँ चांसेस ये होता है, ये होता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि एंटागोनिस्ट बेसिकली कहाँ बाइंड होता है। आप मुझे, अगर मैं कहती हूँ एक सेलेक्टिव, सॉरी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव की बात पहले करते हैं, सही है। अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे जनरल बात पूछती हूँ, आपके पास एक बाइंडिंग साइट है, सही है, डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं आपके पास। एक आपका एगोनिस्ट ने एक बाइंडिंग साइट पे बाइंड होना है, तो आपका एंटागोनिस्ट क्या दूसरी किसी साइट पे बाइंड होगा?
इस सवाल का पहले जवाब दो बेटा, फिर आगे बात खुद ही समझ में आ जाएगी। जब आप अभी एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट को देखो, सही है, agonist binds on certain binding site and produce the pharmacological action. ठीक है? Antagonist, what does antagonist do? It prevents the, sometimes there are certain drugs which select some other, they bind to active site if it is competitive, and if it is non-competitive, it bind to allosteric other site then active site. तो ये जो आप एलोस्टेरिक जिसको कह रहे हो कि इसके बारे में आप मुझे क्या किस तरह बताओ, आप सिर्फ स्पेसिफिकली एलोस्टेरिक को किस तरह डिफाइन करोगे? क्या ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है और इट इज अ पार्ट ऑफ द बाइंडिंग साइट टू विच द agonist is binding, somewhat part of that site also, और somewhat थोड़ी सी एक्स्ट्रा साइट्स होते हैं? मुझे इस चीज के बारे में पहले बताओ। इस एलोस्टेरिक सही। अब मुझे ये बताओ, एलोस्टेरिक, हाँ ये वाली बात अब आई ना, extra sites but have effects on active site inducing, right? होता क्या है, मैं वही कहना चाह रही, अभी एक और किसी ने मैसेज लिखा था, वो शायद रह गया पढ़ना, एक मिनट नहीं है ना। हाँ देखो, एक होती है बाइंडिंग साइट होती है आपकी, सही है, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव वाली तो आपकी समझ में आई भी है बात, सही है, कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में तो कोई मसला ही बहस ही नहीं है। अगर आपका एंटागोनिस्ट कॉम्पिटेटिव है, फिर तो वो स्पेसिफिकली एक ही बाइंडिंग साइट है जहां से वो उसको हटाएगा और खुद बाइंड होगा। कुछ और ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर आपके एंटागोनिस्ट में बाइंड होना होता है, वो उन साइट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा साइट्स को भी कवर करती है, सो एज चाहे वो आपके ओरिजिनल बाइंडिंग साइट के पार्ट हो, लेकिन किसी भी तरह, इन शॉर्ट, in from every aspect, it inhibit the binding of the agonist to that specific binding site. अब उसके लिए चाहे उसकी बाइंडिंग साइट अलग है, चाहे उसकी एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइट की कवरेज कर रहा है, ये तो फिर एक लंबी बहस हो जाती है, इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर, हाँ, इफ एंटागोनिस्ट बाइंड टू साइट प्रोड्यूसेस कंफर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर एंड द लिगेंड, सही, बिल्कुल। मैं यही कह रही हूँ कि जब वो वहां बाइंड करेगा तो उसके बाद वो इस तरह की सिचुएशन पैदा करता है कि आपका एगोनिस्ट वहां बाइंड करने के काबिल नहीं रहता। समझ आ रही है बात बेटा? बेटा इज इट क्लियर या इस ओके बेटा, चलो आगे चलो, आगे हम, अच्छा ये इस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, सिर्फ चीजें लिखी हुई हैं, तो ये तो आप पढ़ सकते हो खुद से, सही है। आगे चलते हैं, इसी क्लासिफिकेशन लिखी है, एडवर्स इफेक्ट लिखे हैं, वो देख लेना। Because antagonist cause conformational changes of active site. Yes. अच्छा, अब मैं बहुत फ्रैंकली बता रही हूँ, हम सोलानेशियस अल्कलॉइड्स में पढ़ रही थी, लेकिन मुझे आज ही सोलानेशियस अल्कलॉइड के ऊपर एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज मिली है, वरना मैं एक स्लाइड में एक्सप्लेन कर देती। अब इसको या तो मैं सिर्फ समझा दूं, वरना मेरे पास कुछ और मिला, अगर आप लोग मुझे वक्त दोगे ना कि तो मैं नेक्स्ट क्लास तक इस सोलानेशियस, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर देती, लेकिन मुझे कुछ बहुत जबरदस्त किस्म का मटेरियल मिला है, आई वांट टू ऐड दैट आल्सो इन इट, सही है। बहरहाल अभी फिलहाल ये सुन लो कि व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग कि भाई इसके जो एंटागोनिस्ट की क्लासिफिकेशन है, तो उसमें अल्कलॉइड्स भी आते थे, सही है, उन अल्कलॉइड्स में सोलानेशियस अल्कलॉइड्स जो हैं वो भी शामिल हैं। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो थे टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, बट
they have the property that they can be used as antagonist, cholinergic antagonist. सही है. अब क्या होता है, अब बाकी इस वक्त इसमें तो स्लाइड में नॉर्मली आई एडेड more about the structure of solanaceous alkaloid, लेकिन I have got more about the properties. इसकी और properties काफ़ी हद तक जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, I have got that also. I want to add those, but I'll add all those remaining points in the next class. सही है, give me some time. इसके लिए जब तक हम आगे का डिस्कस कर लेते हैं. सिर्फ सोलोनेशियस अल्कलॉइड्स को मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ, बाकी का इसके बाद का करते हैं. अच्छा, उसके इसमें मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, उसमें मैं करवाना चाह रही हूँ आपको कि बेसिकली व्हाट चेंजेस कैन बी डन इन एन एंटागोनिस्ट एज कंपेयर टू एगोनिस्ट, ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए. सही है. अब क्या चेंजेस आएंगी इफ यू कंपेयर एन एंटागोनिस्ट विद एसिटाइल कोलिन, क्योंकि राइट नाउ यू आर स्टडिंग द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो आप उस कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के लिए आप स्ट्रक्चर किसको यानी कि एक स्टैंडर्ड बना के करते हैं, किसके चेंजेस, किस में चेंजेस लाने हैं, तो यू हैव टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोलिन. अब एसिटाइल कोलिन की स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या चेंजेस ला सकते हो. क्या हो गया, ये नेट तो नहीं डिस्कनेक्ट हुआ, नहीं सही है. अच्छा भाई, हाँ, तो मैं बता दी कि आपके जो वो है क्या कहते हैं इसको, एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में आप क्या क्या ऐसे चेंजेस ला सकते हो कि इट कैन act as an antagonist. First of all सबसे बेसिक चीज क्या होती है कि you have to add a aromatic ring. एक aromatic ring आपको add करना होता है, ठीक है. I am only talking about the antagonist of acetylcholine. Choline antagonist की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ. What normally you can do, जो acetyl cycloxy group में जो methyl group है, it can be replaced by phenyl. Phenyl ring से अगर उसको replace किया जा सकता है in order to produce a better cholinergic antagonist. ठीक है. Then बीटा पोजीशन थी कहाँ पर, वो रिंग कह रही ब्रिज जो था आपका. सही है. दो मिथाइल ग्रुप्स एक रिंग बना, रिंग कह रही ब्रिज था, उस पे अल्फा एंड बीटा पोजीशन. सो if you add an ester at beta position, तो वो एक potent antagonist produce कर सकता है. ठीक है. अब ये भी डिस्कस करते हैं हम कभी क्यों कर सकते हैं. फिर किसी भी किस्म की additional binding can enhance the additional binding, any additional substitution can bind the increase the binding, can enhance the binding. सही है. इसको एक दफा मैं बताऊंगी, सब कुछ बता रही हूँ अभी, लेकिन हो क्या रहा है अभी कुछ चीजें इसका स्ट्रक्चर देख के समझ लो, क्योंकि इस तरह समझाने में मुझे भी आसानी होगी स्ट्रक्चर को देखते हुए. एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर कहाँ गया है. ठीक है. तो the methyl with the phenyl group, then also your compound will become start acting as an antagonist. ठीक है. On addition of ester group at beta position ये है. सही है. मेरी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है. अच्छा, पता नहीं क्यों हो रही है. बहरहाल अब आ रही है बेटा आवाज सही आपको. Am I audible now बच्चों? सही. चलो, तो अब वजह क्या है, इसकी वजह क्या है मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने आपको कहा था अभी इस वक्त हम cholinergic एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं, so that it can completely the new structure, the structure of antagonist must completely fill the whole space of the receptor. रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट की तमाम स्पेस को फिल कर सके ताकि वो एक अच्छा एंटागोनिस्ट बन जाए. अब आ जाओ दोबारा वहां पर. एंटागोनिस्ट था ना, ये भी हो गया है, ये तो कल के लिए रखा है मैंने. अब जब हम एट्रोपिन पे एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं, एट्रोपिन is an alkaloid extracted from the leaves of shrubs called Atropa belladonna. ये खैर सबको पता है कि एल्कलॉइड है, एट्रोपा बेलेडोना से निकला है. ठीक है. नाउ अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर पर एक डायग्राम दिया हुआ है, तो यू कैन सी कि हाउ एट्रोपिन कैन बाइंड टू the muscarinic receptor. It's just
एग्जाम्पल कि आप देखो कि एसिटाइल कोलिन इज हैज द स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट. Atropine also have the same structure. The additional substituents or additional functional groups are such that it will not leave any space for any other compound to come and bind to that site, या उसको वहां से हटाया जा सके, फिक्स हो जाता है वो उसकी जगह पे. सही है. एसिटाइल कोलिन को अगर आप देखें उसके स्ट्रक्चर को देख के हम यानी कि ये जिस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दी है उससे समझ में आ रहा है कि ये एसिटाइल कोलिन जो है वो आराम से हट सकता है, लेकिन एट्रोपिन को अपनी जगह से हटाना जरा सा मुश्किल होगा. ठीक है. So basically what are the antagonists doing? Antagonists are those compounds which not only bind to the receptor sites but their binding is more stronger as compared to the agonist. बाकी क्या होता है? It causes pupil dilation, mydriasis, elevation of intraocular pressure, etc. ठीक है. स्कोपोलामीन और एट्रोपिन जो है वो आइसोमर्स हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है. जो डिफरेंस है यू कैन सी एट द स्ट्रक्चर. बाकी जो है CNS स्पेक्स जो इसके आ रहे हैं, स्कोपोलामीन सेडेटिव है, ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन है इसका, इंड्यूसेस स्लीप. हाँ भाई, तो ये एट्रोपिन और स्कोपोलामीन के लिए काफी है, लेकिन आई प्रॉमिस के नेक्स्ट में हो सकता है मैं इस अगर मुझे कहीं से कुछ और भी मिला मटेरियल, क्योंकि एक बुक अभी मैंने डाउनलोड की है, अगर मुझे इसमें से और मटेरियल इसका भी मिलेगा तो मैं आई ऑफ कोर्स शेयर विद यू इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो. आगे चलते हैं. अच्छा अच्छा, यहाँ पर आ गया. मेनी ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज cholinergic एंटागोनिस्ट. क्लासिफिकेशन दी हुई है. सोलानेशियस अल्कलॉइड्स हैं, अमाइनो अल्कोहल ईस्टर्स हैं, अमाइनो अल्कोहल्स हैं, अमाइनोमाइड्स हैं, पेपवेरियस हैं. लेकिन बहरहाल इसकी खैर क्लासिफिकेशन तो बहुत लंबी है. मैं यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं. अच्छा, अब एंटागोनिस्ट की अगर आप बात करते हो, एंड इफ यू कंसिडर जस्ट हैव अ लुक एट द एसएआर ऑफ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होता है, जैसा कि आपके एसिटाइल कोलिन में है. ठीक है. देन यू हैव अ कार्बोक्सिमाइड या हाइड्रोक्सिल, और फिर आपके पास एक नाइट्रोजन, तो खैर वो तो लगा हुआ है, क्वाटरनरी अमोनियम यहाँ पर आ जाता है. बाकी ए बी सी जो है वो आपको बताया गया है कि यहाँ पर आप जो ईथर लगाओ, ईस्टर लगाओ, कुछ भी एक लगा सकते हैं. ठीक है. सो एज टू गेट अ एंटागोनिस्ट प्लस एरोमेटिक मॉइटी. अब एरोमेटिक मॉइटी को उन्होंने कहा कर दिया कि यहाँ पर ए बी सी में से कहीं भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जस्ट हैव अ लुक एट द ए साइक्लॉक्सी ग्रुप पे जाओ. अगर आप ए साइक्लॉक्सी ग्रुप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कहाँ गया ए साइक्लॉक्सी. दिस इज द ए स्पेस फॉर ए साइक्लॉक्सी ग्रुप. सही है. सो ऑल्दो मिथाइल जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग साइड तो नहीं, जो भी इसकी बाइंडिंग साइड है वहां पर आपका मिथाइल ग्रुप तो लग जाता है, लेकिन स्टिल if you will completely fill this whole site with a phenol or benzene ring, so what will happen? Of course, more proper binding, more stronger binding will be there, and therefore antagonist activity will be easily produced. यहाँ तक का कुछ समझ में आ रहा है? बेटा, is it clear? Recording stopped. Recording in progress.
अच्छा भाई, हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ तो हम डिस्कस कर रहे थे एंटागोनिस्ट का एसएआर, ठीक है। तो अगर आपसे एंटागोनिस्ट का एसएआर पूछा जाता है तो यू कैन सिंपली राइट, इसको डिवाइड कर दिया गया है, कैटायनिक हेड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप है, एरोमेटिक ग्रुप है, ठीक है। बताया नहीं गया है कि आपने एरोमेटिक कहाँ लगाना है, बट एट ए साइक्लॉक्सी जो है आपका, वहाँ यू कैन प्लेस एन एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। एक कैटायनिक है जो आपका, जिसको हेड ग्रुप कहा जा रहा है, ठीक है। ईस्टर आप कहाँ लगा रहे हो, ईस्टर आप लगा रहे हो अपना ब्रिज जो है आपका, वहां लगा रहे हो। और बाकी आपका आ जाता है क्या कहते हैं, जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम है उसके पास आप उसके साथ आप चाहो तो अटैचमेंट 3 मिथाइल ग्रुप्स की है, विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप्स, अदर फंक्शनल ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ मस्करेनिक और निकोटिनिक सॉरी एंटागोनिस्ट के फीचर्स को, एक मिनट, ये क्या आया है, और डिसोसिएट नहीं होता। अच्छा ये आगे क्या लिखा हुआ है, मामा बेटा आपका मैसेज है, पढ़ रही हूँ, एक मिनट में बार बार हट रहा है ना, देख लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये पॉइंट बिल्कुल मैंने मैंने बताया भी नहीं था इस बारे में, ये जरूर आप बाकियों से भी शेयर करो, सही है। बहुत अच्छा रीजन दिया इस बच्चे ने, वेरी गुड। ये शेयर करना अपने बच्चों में क्लास में। चलो भाई, so we were discussing, we were comparing the muscarinic and muscarinic and nicotinic antagonist, सही है, उनके फीचर्स को, इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्योंकि मस्करेनिक का ज्यादा जा रहा होता है, उसमें एक टर्शरी अमाइन, वो तो है अंडरस्टूड सी बात है, वो होनी है। एक एरोमेटिक रिंग इज मिसिंग इन केस ऑफ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में एरोमेटिक रिंग है। ईस्टर, देयर इज नो ईस्टर इन केस ऑफ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में है। एन एल्काइल ग्रुप कैन बी लार्जर देन मिथाइल अनलाइक एगोनिस्ट, ये हमने ऑलरेडी एसएआर में इसके एसिटाइल कोलिन के पढ़ चुके हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है वो मिथाइल से बड़ा इथाइल लगाना चाहिए, सही है। लार्ज चेन सॉरी लार्ज ब्रांच इसाइल ग्रुप। फिर एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक रिंग। अब हेटेरो एरोमेटिक रिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एरोमेटिक रिंग तो हाँ है। ब्रांचिंग ऑफ एरोमेटिक हेटेरो रिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छा ब्रांचिंग से अगर आप कह रहे हो तो वो सिंपली वो ये कवरेज, अच्छी कवरेज के लिए होता है। फिर बाकी जो जाता है, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इन द क्या कहते हैं उसका बाइंडिंग साइट ऑफ अपना निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर, देयरफॉर क्योंकि थोड़ी सी कंफर्मेशनल चेंजेस उसमें जरूरत होती है करने की, देयरफॉर द क्वाटरनरी सेंटर के दरमियान जो डिफरेंस है 1.15 नैनोमीटर जो बताया गया है आपका निकोटिनिक का एज कम्पेयर टू मस्करेनिक, थोड़ी सी डिफरेंस होती है बाइंडिंग साइट्स की, इसलिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका मस्करेनिक निकोटिनिक का आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स, सॉरी कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर। कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर वो जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर रहा है उसको इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस ना हो। तो दे कैन बी रिवर्सिबल एंड दे कैन बी इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल्स के भी नाम दिए हुए हैं, इरिवर्सिबल्स के भी नाम दिए हुए हैं। अब मेरे ख्याल में सारी तो नहीं, लेकिन सारे, हाँ थैंक्स गॉड सारा डिस्कस नहीं हुआ हुआ यहाँ पर, इनके नाम लिखे हुए, एटलीस्ट 2 या 3 ड्रग्स तो आप याद जहन में रखना अपने पास, ताकि बताया जा सके।
अच्छा, लीड टू एसिटाइल कोलिन एक्यूमुलेशन, यानी कि एसिटाइल कोलिन की रिलीज हो रही है, उसके बाद वो डिग्रेड हो रहा है, उसको डिग्रेड नहीं होने दे रहा, इसका मतलब है वो रिलीज हुए जा रही है, इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब कोलिन ईस्टरेज जो है वो दो टाइप्स के, एक तो ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज है और एक है ब्यूटाराइल कोलिन ईस्टरेज, जिसको सूडोकोलिन ईस्टरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने दो ये तो याद रखना है। उसके बाद आता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एसोसिएटेड विद द आउटर सरफेस ऑफ ग्लाइल सेल्स इन द सिनैप्सेस एंड कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस। ये सही है, उसको कैटलाइज करता है, यहाँ तक की बात सही है। इज लोकेटेड इन ह्यूमन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई सूडो ईस्टरेज कौन सा है, कभी आपको पूछा जाए, आपके जहन में होना चाहिए कि ह्यूमन में दो तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। अब ये आ जाता है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज के बारे में, तो उसमें एनायनिक साइट है और स्टेरिक साइट है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आके एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज जो है ये इसके साथ बाइंड करके इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है और वो एसिटिक और कोलिन को ये जो है कोलिन और एसिटिक एसिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे, चलो इसको दोबारा एक दफा देख लो। यहाँ पर तो फिलहाल ये बताया गया कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो किस तरह से रही होती है। ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल, ये जितनी भी दिया हुआ है इनको फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस के उस पर आप देख लेना, जरा सा देख लेना। ठीक है, अगर मिस अगर इस ग्रुप की जगह इस बेटा कौन से ग्रुप की जगह कौन बच्चा ही है, अच्छा वो उसामा, हाँ बेटा, इन केस ऑफ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लगा देंगे तो वो कंपाउंड भी कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर बन जाएगा। पहले मैं जरा देखूं कौन से ग्रुप की जगह तुम लगा रहे हो, क्योंकि मेरे सवाल अभी भी समझ में। क्वाटरनरी अमोनियम एंड एसाइक्लोक्सी, हाँ एंटागोनिस्ट, अच्छा एंटागोनिस्ट, मैं कोलिन ईस्टरेज पे आ गई थी। हाँ बेटा, बात यह है कि इन केस ऑफ ए साइक्लॉक्सी, अगर आप ए साइक्लॉक्सी में इंस्टेड ऑफ मिथाइल if you are adding an aromatic ring then it will start acting as an antagonist, ये तो है बात। और दूसरा क्वाटरनरी अमोनियम में कहा तो है, लेकिन देखा भी है, लेकिन कोई ऐसा एंटागोनिस्ट देखा है आपने जहां पर क्वाटरनरी अमोनियम में वो लगा हुआ हो, क्या नाम है, एरोमेटिक रिंग लगा हुआ हो? क्योंकि मेरे जहन में ऐसा कोई आ नहीं रहा है, ऐसा कंपाउंड जहां पर क्वाटरनरी के साथ लगा हुआ हो एरोमेटिक रिंग। जरा एक बार मैं चेक भी करूंगी सारे एंटागोनिस्ट यहीं पर ऐसा नजर आता है, तो फिर इसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो तो आप लगा सकते हो ए साइक्लोक्सी पे, तो आपका लगेगा एरोमेटिक रिंग, डन बात है। इसका देख लेते हैं एक बार, कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिवर्सिबल का ये तो मैंने बता दिया, ये आप लोग सिर्फ पढ़ने का है। इरिवर्सिबल में एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज है और ब्यूटाराइल कोलिन ईस्टरेज। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, सोलेनेशियस रह गया है, उसको नेक्स्ट क्लास में हमने डिस्कस करना है। और थोड़ा सा हमारा वो रह गया है, क्या रह गया था, एट्रोपिन वगैरह का जो था, मैंने बताया ना एक बुक डाउनलोड किया, मैं इसमें से भी जरा सा और कुछ, अगर कोई कोई ऐसी चीज मिलती है जो मैंने यहाँ पर नहीं ऐड की हुई है तो आई विल डिस्कस दैट आल्सो। ठीक है, वरना सोलेनेशियस तो डिस्कस करना ही करना है। सही है भाई, आज के लिए काफी है इतना। तो इसका टाइम बहुत कम है, 10 मिनट, कुछ टाइम ज्यादा करें। ये बात सुनो, एक खुदा का खौफ करो तुम लोग, सही है? कभी भी क्विज होता है, किसी बात पे तुम लोग खुश नहीं होते, हर बात पे रोते ही रहते हो, क्या क्विज का टाइम मैं बढ़ाऊं? 10 मिनट रखा है, 10 मिनट में मुश्किल से 5-6 होते हैं क्वेश्चन यार, एक 5-4 ऑप्शंस दिए हैं, एक सेलेक्ट करो, खत्म। अच्छा, अगर मैं नहीं बता रही, डॉक्टर सना से बात कर लो, अगर वो बढ़ा रही है तो उनसे बात कर लो, सही है? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही, मेरा तो 10 मिनट भी मैंने दिए हैं तो बहुत ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है। देख लेते हैं, हो जाएगा आराम से, श्योर कर रही हूँ सब कुछ सही हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का पेपर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।
अच्छा सब पेपर आउट कर दूं मैं यहाँ पर, कितने क्वेश्चंस हैं? अच्छा देखते हैं, अभी अभी फिलहाल छोड़ो, देखते हैं अभी कौन सा अभी पेपर है, मंडे को है ना? सही है। चलो मिस, टेक टाइम टू रीड द क्वेश्चन ऑप्शन, अंडरस्टैंड एंड देन आंसर देम, प्लीज इंक्रीज द टाइम। मेरी बात सुनो, इस वक्त तो रहने दो, मुझे ये इस बात को सोचने का मौका दो, मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ डॉक्टर सना से ही बात करती हूँ, हो सकता है टाइम बढ़ा दें हम लोग, सही है? चलो, डोंट टेक टेंशन। अल्लाह हाफिज। वेलकम बेटा।